वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखने वाले हैं। और ये आपका पेपर, जैसा कि आपको पता होगा, पेपर हमारा चल रहा है जिसका हमने 6 पेपर किया है, उसका पार्ट 1 हमने कर रखा है। ठीक है, आज ही हमने पार्ट 1 देखा। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। और इसके अंदर आपको पता ही होगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इससे पहले कई सारे पेपर करवाए हैं। जो आपके करीब जो है, इससे पहले 5 पेपर ऑलरेडी हमने करवा रखे और 2-2 पार्ट में करवा रखे। तो आप उनको जरूर देखकर पेपर में जाए, क्योंकि कल आपका पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, ठीक है, तो उनका पेपर होने वाला है। पेपर 80 नंबर का आएगा आपका। 3 घंटे आपके पास टाइम होगा पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश मैं दोबारा बता देता हूँ। सामान्य निर्देश जो रहेगा वो आपका 1 से 12 तक जो क्वेश्चन होंगे आपके टोटल, ये क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू वाले। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 13 से लेकर 18 तक फिर क्वेश्चन होंगे, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इनका आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक आपके 4-4 नंबर वाले होंगे, जिनका आंसर आपको 100 शब्दों से अधिक नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, 25 और 26, ये 3 क्वेश्चन जो रहेंगे, ये आपके रहेंगे। जो पहला रहेगा आप इसे गद्यांश कह सकते हैं, एक गद्यांश वाला रहेगा आपका। दूसरा आपका कार्टून रहेगा और तीसरा जो रहेगा ये आपका रहेगा, ये मानचित्र नहीं आ रहा आपका। ठीक है, मानचित्र की जगह क्या हो गया आपका, पिक्चर हो गया है। आप इसे जो है चित्र कह सकते हैं, चित्र वाला जो क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका, और ये भी 4-4 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस होंगे, ये 6-6 नंबर वाले होंगे और इनका आंसर जो है आपको 170 शब्दों से अधिक नहीं देना है। और छठा पॉइंट बताया गया है कि आपका ये जो क्वेश्चन रहेंगे, जो 27 से 30 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे 6-6 नंबर वाले, इनके अंदर विकल्प भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न रहता है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में भी हम पैटर्न देख लेते हैं क्या कह रहा है पैटर्न में। क्वेश्चंस जो है बोला गया है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक आपका रहेगा 2 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। 19 से 23 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 words each. Question number 24, 25 and 26 is a passage, cartoon and you can say picture. ठीक है, आप पिक्चर कह सकते हैं। पिक्चर क्वेश्चंस को आंसर अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 आपका जो रहेगा 27 to 30 of 6 marks each. Answer to these questions should not exceed 170 words. There is an internal choice in 6 marks questions. तो ये आपका रहता है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। जो आपके निर्देश रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो चीजें हमने देख ली। अब हम आते हैं पार्ट 2 में। हमने जो है जहां से छोड़ा था वहां चलते हैं। और ये जो बच्चों पार्ट 1 नहीं देखे, उसको आपको जो है वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। वहां से आपको जो है लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहां पे लिंक दिया है मैंने। तो वहां से आप इजीली देख पाएंगे पार्ट 1 का लिंक। हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो है 24 करते हम, और ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 24। यहाँ पे जो रहेगा आपका गद्यांश वाला रहेगा क्वेश्चन। इसको आपको पढ़ना है और उससे पूछेगा जो क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पेपर में कभी भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, इनको अभी ना पढ़े, डायरेक्ट कहाँ पे आना है आपको, क्वेश्चंस पे आना है। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। अब आपको बताना है, आप पैसेज में जाए, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, यहाँ पे आपको देखना है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ऑप्शन जो सी है वो राइट है, तो ये राइट हो जाएगा। ऐसी दूसरे क्वेश्चंस पे आए हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत किसको आंकने का प्रशिक्षण देता है। आर्थिक व राजनीतिक घटनाओं को, शैक्षिक व विदेशी घटनाओं को, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को, विदेश नीति व सामाजिक नीतियों को। तो बताना है राजनीतिक सिद्धांत जो है वो किसको आंकने का मतलब है कि आपको समझने का परीक्षण देता है, किसको। ठीक है, तो हम देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं
अतीत और वर्तमान के कुछ राजनीतिक चिंतकों, यहाँ पे आपका नहीं है। यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संकट ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को, तो सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागरिकों को तर्क संगत ढंग से सोचने सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को आंकने का प्रशिक्षण देना किसका उद्देश्य है? राजनीतिक सिद्धांत का, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का, आर्थिक सिद्धांत का, या सामाजिक न्याय के सिद्धांत का? नागरिकों को तर्क संगत ढंग से सोचने सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को आंकने का परीक्षण जो है राजनीतिक सिद्धांत, ऑप्शन ए ये वाला राइट हो जाएगा। बाकी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर भी आपको ये आपने देखा होगा, और इसके अंदर अगर आपको मिलता है आंसर तो आप इसमें भी खोज सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। 4 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए किन-किन राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखा जाता है? जो मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए किन-किन राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखा जाता है? वर्तमान के सभी चिंतक, आर्थिक क्षेत्र के सभी चिंतक, भूतकाल यानी अतीत के चिंतक, या अतीत और वर्तमान के प्रमुख चिंतक? तो आपको बताना है इसका आंसर। आपको इसके अंदर मिलता है तो ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेना है इसके अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिले तो यहाँ पे देखेंगे अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। तो अतीत और वर्तमान के जो राजनीतिक चिंतक कौन होते हैं? जो एक कह सकते हैं आप जैसे हिस्ट्री में इतिहासकार होते हैं, ठीक है, वैसे पॉलिटिकल में राजनीतिज्ञ होते हैं जो इनके बारे में डीपली जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अतीत और वर्तमान के चिंतक, ऑप्शन जो है आपका डी निकलकर सही आ जाएगा। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो हमने हिंदी मीडियम में देखा। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से आपको नीचे की तरफ दिखेगा। तो ये है आपका इंग्लिश मीडियम में बोला गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आपको किस पे आना है? क्वेश्चंस पे। हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द वैल्यूज द एनिमेट अ पॉलिटिकल लाइफ? ठीक है, तो एजुकेशन, मोरालिटी, आइडिया, ट्रूथफुलनेस, हॉनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, या फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ऑप्शन सी जैसा कि मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम को लिबर्टी आप कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, व्हाट डज पॉलिटिकल थ्योरी ट्रेन टू, ठीक है, जज? तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, एजुकेशनल एंड फॉरेन इवेंट्स, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, या फॉरेन पॉलिसी एंड सोशल पॉलिसीज? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। यहाँ पे आपका इस पैसेज के, या आप इसके अंदर देखेंगे ये आपका पैसेज है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा जो है पॉलिटिकल एंड जो है जो आपका लिखा हुआ है पॉलिटिकल और जो सोशल है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे पॉलिटिकल, ठीक है, यहाँ पे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हुज पर्पस इज टू ट्रेन सिटीजन टू थिंक रैशनली टू जज सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच पॉलिटिकल थिंकर्स आर केप्ट एट द सेंटर टू क्लैरिफाई द एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस, ठीक है। तो ऑल द थिंकर्स ऑफ द प्रेजेंट, अभी की जो थिंकर्स है उनके बारे में बात की जा रही है। मेजर थिंकर्स इन द इकोनॉमिक फील्ड, थिंकर्स ऑफ द पास्ट, और मेजर थिंकर पास्ट ऑफ एंड प्रेजेंट। तो ऑप्शन डी जो है निकल कर राइट आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे बाकी आपका इसके अंदर जाएंगे आप तो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा राइट आंसर जो पास्ट के है थिंकर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फोकसिंग ऑन सम ऑफ द मेजर पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। 25 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका ये आपका कार्टून वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, कार्टून दिया हुआ है आपके सामने और आपको बताना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मैंने कई बार आपको ये वाला क्वेश्चन बताया भी है, करवाया भी है, मैंने इसे दोबारा ले लिया है इसे, और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। कार्टून के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति से क्या मतलब रहता है, मतलब क्या आशय है, तो राष्ट्रपति की इसमें मर्जी रहती है कि वो राज्यपाल की जो नियुक्ति हो कभी भी मतलब कभी भी नहीं, मतलब किसी भी पद पे जो है वो कभी भी उसको हटा सकता है, उसको बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की मर्जी को दिखाता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार से होती है, तो हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति जी करते हैं और उनको उनके पद से दूसरे पद पे भी भेज सकते हैं, ये उनकी मान लीजिए एक तरह से चलती है। क्वेश्चन, लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होती है, जो भी होता है ना वो प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री के इशारों पे ही सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। कितने वर्षों के लिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो की जाती है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए 5 हो गया आपका, ठीक है। 5 हो गया, 6 हो गया, 8 और 4, ये आपके ऑप्शन है। नीचे आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, आपके सामने ये कार्टून जो है दिए हुए हैं, ठीक है। और इस कार्टून में आप देख रहे होंगे, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट, सो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या चीफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कार्टून व्हाट इज मीन बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, तो प्रेसिडेंट विल, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑलवेज लाइक दिस, तो यस, इसी टाइप से जो है इसी टाइप से जो है अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, फॉर हाउ मेनी इयर्स द गवर्नर इज अपॉइंटेड, कमेंट में मुझे इसका आंसर आपको बताना है, 5, 6, 8 या 4, क्या राइट आंसर निकल कर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमने देखा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपके 4 नंबर की, जो अभी अभी तक हमने डिस्कस किए, ये क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। अब ये भी है चित्र वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस पर जो भी आधारित क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देना है। सभी इस फोटो को देखकर पहचानते होंगे कौन है, लेकिन मैंने फिर भी बनाया क्योंकि इनके बारे में आ सकता है। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति का क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट आंसर निकलकर आपका आ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति का संबंध किस देश से है, भारत से है। संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, संविधान को बनने में। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे संविधान का जनक कहा जाता है, तो वो भी अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। जनक कह ले आप या पिता कह ले, पिता भी आ सकता है या जनक पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों एक ही है। तो जनक भी और पिता भी, इन्हीं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये चित्र वाला क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। ये सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के थे आपके, जो भी 24, 25 और 26 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए। अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चन पे जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके थोड़े बड़े वाले होंगे, 6-6 नंबर के। तो 6 मार्कर क्वेश्चन है, 27 से स्टार्ट हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि भारतीय संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया को वर्णन करना है। विधि निर्माण मतलब होता है कानून निर्माण, ठीक है, कानून का बनना यहाँ यहीं पे होता है, संसद के अंदर ही कानून बनता है, ठीक है। तो आपको बताने की प्रक्रिया क्या है, कानून कोई भी बनता है तो कैसे बनता है, आपको प्रक्रिया यहाँ पे पूछी गई है। तो मैंने आपसे कई बार बताया, संसद है उसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा भी है वो है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये 3 आप कह ले महत्वपूर्ण अंग है। अब यहाँ पे कोई भी कानून बनने जाएगा तो इन दोनों में से किसी में भी पेश होगा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा। इनमें से सबसे पहले तो लोकसभा में जाएगा, मान लेते लोकसभा में गया। देखिए कोई भी कानून जो है वो बनने से पहले विधेयक कहते हैं उसे, ठीक है, क्या कहते हैं, विधेयक। विधेयक होता है, विधेयक इसमें पास हो गया, मान लीजिए यहाँ पे गया, यहाँ पे डिस्कशन होती है, बातचीत होती है इनकी, फिर इनकी बातचीत के बाद जो है वोटिंग होती है यहाँ पे,
वोटिंग के बाद जो है फिर फैसला लिया जाता है। उसके बाद जो इधर जाती है, यहाँ पर भी यही होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होते हैं, फिर जो है वोटिंग होती है, फिर इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो ऐसे आप कह सकते हैं प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है, फिर तृतीय वाचन, फिर दूसरे सदन में भी ऐसी प्रक्रिया रहती है, फिर राष्ट्रपति के जैसे ही सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो कोई जो विधेयक है वो कानून के रूप में बन जाता है। बाकी संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? आप मुख्य कार्य आप जानते होंगे, कानून बनाना है, ठीक है? कानून निर्माण इसका जो है कार्य है। संविधान की धारा 107 से लेकर 112 तक जो है कानून किस प्रकार बनेगा इसके बारे में बताया गया है। किसी भी पारित विधेयक को कानून बनाने में निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और बड़े में, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में इसको देखें हम, डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक रीजंस, ठीक है? मेक जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है लॉ मेकर है, ठीक है? मेकिंग लॉ आ जाएगा यहाँ पे। सेक्शन 107 to 112 of the constitution deal with the matter related to law making. Any past will has to go through these following produce, ठीक है? प्रोड्यूस टू मेक इट अ लॉ, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट रीडिंग होता है, सेकंड मैंने आपको जैसे बताया, फिर डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी, थर्ड रीडिंग होता है प्रोड्यूस इन द सेकंड चैम्बर, सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब ये जाकर कहीं जो है लॉ बन पाता है। तो ये लॉ बनने की प्रक्रिया थी और इसको आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करना है। बाकी मैंने बहुत इजी में बताया, कोई भी विधेयक होता है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश हो सकता है, ठीक है? और कहीं भी इसमें पेश हुआ लोकसभा में मान लीजिए, तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले जाएगा, ये 1 महीना पहले ही बताना पड़ता है कि एक जो है हम विधेयक पास कर रहे हैं या ला रहे हैं, तो वहां पे बता दिया जाता है। फिर वहां पे जाके जो है इसके ऊपर डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, वोटिंग होती है, बहुमत चाहिए होता है आपको, ठीक है? मतलब एक से ज्यादा आपको जो है मतलब चाहिए होता है। तो यहाँ पे इधर से पास हो जाता है तो वहां राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो वो उन्हें वापस भी भेज सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है कोई भी कानून निर्माण की विधि, आप कह सकते हैं विधेयक किस प्रकार कानून बनता है। इसी के 8वें में पूछा गया है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को वर्णन करना है। तो भारत के संविधान के बारे में आपको बता रहे हैं कि भारत संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है इस संविधान में। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है? तो संसद है, इन सभी के बारे में आपको जो एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, जो भारतीय संविधान है उसके बारे में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषताएं पूछी गई है। चुनाव प्रणाली के लिए आपको पता होगा हमारा जो है चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है जो चुनाव करवाता है, ठीक है? इसकी विशेषताएं क्या-क्या है? भारत में चुनाव जो भी प्रणाली होती है उसकी विशेषताएं क्या है? तो भारत में चुनाव जो है होता है, उसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ये हमने प्रणाली अपना रखी है। ये बहुत सरल मानी जाती है क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद जो है हम ये चुनाव हमारे लिए सरल पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा दूसरी तरह का हम चुनाव कराएंगे तो हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, खर्चीला पड़ेगा। तो ये सरल होता है कराना। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी जनता के पूछे गए क्वेश्चंस का, सवालों का जवाब देना ही पड़ता है। मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्येक संपर्क रहता है। ये प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित होती है, इसमें खर्च कम होता है और इस प्रणाली में राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलता है। तो ये है चुनाव प्रणाली की विशेषता। आप लिख सकते हैं भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ये चीजें भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में वही देखे, मेंशन द फीचर ऑफ द इंडियन इलेक्टोरल, ठीक है, सिस्टम। तो इन इंडिया द सिस्टम ऑफ द विनिंग बाय द मोस्ट वोट्स हैज बीन adopted. Its feature are जैसे this is simple, in this the representative are accountable to the public. There is direct contact between the voter and the representative. The system is based on regional representation, democratic principle. It's cost less. This system strength
स्ट्रेंथ्स नेशनल यूनिटी, ठीक है, स्ट्रेंथेंस नेशनल यूनिटी, तो ये आप डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इसके अंदर आपको जो है अथवा देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे भारत में होने वाले चुनाव प्रणाली में तो क्या-क्या सुधार होने चाहिए, इसी के अंदर पूछा गया। तो सुधार आप जानते होंगे, यहाँ पर क्या है कि धर्म जाति के आधार पर जो वोट लिए जाते हैं, उसमें जो है सुधार होने चाहिए। एक तो ये हो गया। चुनाव में जो है खर्च बहुत ज्यादा होता है, इनको कम करना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे चुनाव में होने वाली जो धांधली है, ये चीजें जो है रुकनी चाहिए। जो हस्तक्षेप है किसी भी तरह का, किसी भी पार्टी का, वो ना हो, इसकी हमें जो है और ज्यादा इसको जो हमें वो करना चाहिए, ठीक है, सुधार करना चाहिए इन चीजों में हमें। ये आप कह सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव प्रतिनिधि के रूप में खड़ा ना हो रहा हो, जो कोई भी जो है कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई चल रही हो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मेरा गला भी बहुत खराब हो गया बोलते-बोलते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा पेपर आपको करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, समानता क्या है? समानता के आयामों का वर्णन करना है। समानता क्या है? एक जैसा व्यवहार करना क्या है? समानता है। सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के समानता है। यह सबको विकास के लिए क्या है? समान अवसर प्रदान करना, विशेष अधिकारों का अभाव भी वास्तव में समानता है। तो ये 2 है, 2 में से कोई एक भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अनेक देशों में कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी क्या होता है, समाज में आप देखेंगे कोई ज्यादा अमीर रहता है, कोई ज्यादा गरीब रहता है, तो हमें ये दिखता है, ये असमानता नजर आती है। समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। मतलब समानता कहती है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके जो भी अवसर है या व्यवहार है, वो जन्म के आधार पर या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्नता और क्षमता और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानता अवसरों की समानता व शोषण से पैदा होती है। समानता के बारे में था, मैंने आपको ज्यादा बता दिया। आप जो है कंफ्यूज ना होना है, आपको जो है ये एक या ऊपर वाला कोई एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये समानता हो जाएगा। समानता के आयाम देखेंगे तो समानता के 3 आयाम है टोटल, जिसमें सबसे पहला है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में क्या है कि सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। एक तो ये आप डाल सकते हैं, जहां पे राजनीतिक समानता है, वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आर्थिक समानता क्या है कि सभी को क्या है, एक तो जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो उसको कम करने के लिए जो है किया जाता है। तो आर्थिक समानता क्या है, जो है अमीर और गरीब की खाइयों को कम करना, एक तो ये है। और समाज में जो है किसी भी धन या आमदनी पूरी तरह शायद कभी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य अवसर जो है उपलब्ध कराकर व्यक्ति को अपनी जो हालत है वो सुधारने का मौका देती है। तो इसका कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक राज्य जहाँ पे लोगों द्वारा जो है शासन चलाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि सरकार कुछ ना कुछ गरीबों के लिए ऐसे कार्य करती है ताकि वो ऊपर उठे। तो ये आपने देखा होगा बहुत की जाता है सरकार के द्वारा। तो ये क्या आर्थिक समानता लाने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा। सामाजिक समानता क्या है, राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों का जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजें जैसे हो गया आपका स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो ये है आपके समानता के 3 आयामों के बारे में। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाए, बाकी और पेपर्स है उनको भी जरूर करके जाए। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज इक्वालिटी, डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे देखें हम कितने प्रकार की है, डायमेंशन कितनी है, 3 है। एक तो डिस्पिट द इंक्लूजन ऑफ इक्वालिटी इन द लॉ ऑफ मेनी कंट्रीज देयर आर अ हग इन इक्वालिटी ऑफ वेल्थ। ये आपको जैसे इन इक्वालिटी है क्या, ये चीजें बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको बोला है इजी वाला आपको लिखना है, जैसे प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू ऑल एंड एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स इज इक्वालिटी इन रियलिटी, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, एक मैंने आपको ये बता दिया। बाकी इसके 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी है जिसके अंदर आपका आ जाएगा राइट टू वोट एंड राइट टू फ्रॉम एसोसिएशंस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है जब पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी की जब बात हो तो यहाँ पे जो है द गोल ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी इज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ग्रुप्स। ठीक है, एक तो ये लिख देंगे आप, इट इज टू दैट कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम इन एनी सोसाइटी इज रेयरली पॉसिबल, इट इज नो लॉन्गर इन एक्सटेंस। ठीक है, but the democratic state gives a chance to the person to improve his condition by providing equal opportunity। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ये आपका हो जाएगा। सोशल इक्वालिटी के बारे में देखते हैं हम। तो सोशल इक्वालिटी जैसा कि मैंने जैसे बताया आपको कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए जरूरी। एक तो आपकी जो है यहाँ पे देखेंगे हेल्थ हो गया, health facilities, education, nutrition, food and minimum wage along with essential thing for the survival of the people in the society। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं सोशल इक्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोशल इक्वालिटी। ये आपके 3 डायमेंशन थे जो कि इक्वालिटी के थे। तो आई होप कि आपको इंग्लिश मीडियम में ये समझ आया होगा। हम चलते हैं इसी के 8वें में क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी एंड हाउ आर दीज टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो ये क्वेश्चन है आपका 8वें में, ये आपको 8वें में दिया है। तो ये मैंने आपको कई बार करवाया है तो आपको पता ही होगा क्या होता है सकारात्मक और नकारात्मक जो भी स्वतंत्रता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है, उसका क्या मीनिंग होता है और आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो हम अपनी बातों को जब दूसरे के सामने या किसी के सामने प्रकट करते हैं, चाहे वो बोलकर, कहकर, लिखकर या किसी भी माध्यम से, जब आप उसको अपनी भाषा हम जो है अपनी स्पीच देते हैं एक तरह से, मान लीजिए। ठीक है, अपनी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखाते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। तो ये होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे आप कह सकते हैं विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 19 को हम देखें तो नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध है, यानी इस पर भी प्रतिबंध हुए है, बताया गया है। कोई भी स्वतंत्रता जो है, आप कोई भी स्वतंत्रता ले लीजिए किसी भी प्रकार की, वो पूरी तरह जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आजाद रहेगी या उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो कोई ना कोई प्रतिबंध सभी पे होता है, इस पर भी है। इस पर क्या-क्या प्रतिबंध है? किसी को आपके पास ये अधिकार है, आप अपना जो है विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन किसी को क्या है कि आप शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है, परंतु वह अपनी क्या है मनमानी नहीं कर सकता। परंतु राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वह देश की जो है अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, राज्य ये भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी ना लगाए जाए कि स्वतंत्रता ही पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो ये चीजें जो है रहती है। यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे आप, व्हाट इज मीन बाय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट इन योर ओपिनियन वुड बी एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रीडम, आपके फ्रीडम के बारे में, आप वही इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, freedom of expression is the freedom to express one thought. Individual can express their thought by speaking, writing or through any medium. Freedom of speech and the expression to the citizen by article 19 on the Indian Constitution। ठीक है, of the Indian Constitution। तो ये आप लिख देंगे। बाकी आप नीचे देख रहे होंगे, इस आप लिख सकते हैं no freedom can exist the absence of restrictions। ठीक है, यहाँ पे the freedom of the people can be maintained only because of the restrictions if a person express his view but he cannot insult any person or can't say bad words to anyone। तो ये चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं the state also takes care that the restrictions should not be so much that freedom itself is destroyed। In democratic states the government is the protector of the freedom of the people। तो ये है इंग्लिश मीडियम में। इसी में अगर हम अथवा देखें तो अथवा में क्या कहा गया है, अधिकार में कर्तव्य निहित है, उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन निकल कर आ जाता है,
अधिकार और कर्तव्य में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, ठीक है? और अर्थ अधिकार में क्या है, कर्तव्य निहित है, आपको बताना है। तो किस प्रकार से अधिकार में कर्तव्य जो है वो भी मिला हुआ है, निहित का मतलब होता है मिला हुआ है, एक ही जैसा आप कह सकते हैं, या उसके अंदर मिला हुआ है, अधिकार में ही कर्तव्य मिला हुआ है। राइट इम्प्लीज ड्यूटी एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो ये आपका पेपर रहता है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर आपका 6 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहता है आपका पार्ट 2 वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।